नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अब जो आज की हमारी डिस्कशन है वो एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दी है। वो ये है कि अब जैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, तो उसमें कई एलिगेशंस लगती हैं। मैं हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट की बात कर रहा हूँ, जिसमें कि वाइफ हस्बैंड के खिलाफ एफआईआर फाइल करती है, जो कि मैक्सिमम मैट्रिमोनियल केसेस में यही टाइप का डिस्प्यूट होता है। अब मान लीजिए कि वाइफ ने हस्बैंड पे केस फाइल किया है, और उसमें वन ऑफ द एलिगेशंस अमंगस्ट वेरियस अदर एलिगेशंस वो ये है कि हस्बैंड और उसके इन लॉज जो हैं, उसकी जो फैमिली है हस्बैंड की, मुझे टॉन्ट करती थी। अब टॉन्ट आप जानते हैं कई तरीके से होते हैं। अब मान लीजिए किसी को बॉडी शेमिंग करे, या किसी को ये कहते हैं कि आप काम नहीं करते, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक एफआईआर जब हस्बैंड के या कंप्लेंट हस्बैंड और उसके फैमिली के खिलाफ फाइल होती है, तो उसमें कई एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि जैसे वो हम जैसे कि मुझे मारते थे, या किसी और के साथ अफेयर है। तो उसी में से एक एलिगेशन होती है जनरली जो वाइफ लगाती है हस्बैंड पे, वो होता है कि हस्बैंड और उसकी फैमिली जो है मुझे टॉन्ट करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रीसेंट जजमेंट में ये कहा है कि जो टॉन्ट होता है वो अक्सर हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी को मिलता है। तो अब इसको, ये जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, इसको हम ये एक चीज निकाल करके अगर कहें कि सारे केसेस में कोर्ट ऐसे डिसाइड करेगी, तो ऐसा नहीं है। देखिए, कोई भी केस जब कोर्ट डिसाइड करती है, कोई भी फैसला जब आता है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, या ट्रायल कोर्ट्स का हो, तो वो उन स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में आता है। उस केस के जो यूनिक फैक्ट्स हैं, उस पे कोर्ट ऑब्जर्वेशन देती है, या फैसला सुनाती है, या अपना जजमेंट देती है। अब उससे मिलते जुलते हैं, उसके बहुत करीब के फैक्ट्स होंगे, तो कोर्ट का जो उस केस में ऑब्जर्वेशन है, या जो रेशियो है कोर्ट का, उसको फॉलो किया जाएगा। अब क्योंकि इस केस में कोर्ट ने कह दिया कि ताना जो लगता है वो हर किसी की लाइफ का एक हिस्सा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला में हर मैटर में लागू होगा। तो अब किन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में कोर्ट ने इस चीज को ऑब्जर्व किया, वो मैं पढ़ देता हूँ। जजमेंट की ही लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा, इन मैटर्स अराइजिंग फ्रॉम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, particularly where the allegations are leveled after many years of marriage, and that too after one party initiates divorce proceedings against the other, the court must be circumspect in taking the allegations at their face value. Rather, it must examine where the allegation of whether where allegations of malafides are there, whether those allegations have been leveled with an oblique purpose, more so when considering the prayer of relatives of the husband. तो कोर्ट ने इसमें यह कहा कि जब बहुत सालों बाद एक कंप्लेंट को फाइल किया जाता है, या एलिगेशंस लगाई जाती हैं, तो कोर्ट को बहुत ही सर्कमस्पेक्ट, मतलब कि बहुत ही ध्यान से इस चीज को देखना चाहिए कि उसमें कोई जेन्युइन मोटिव था, कोई जेन्युइन कंप्लेंट है, या एक मैलिफाइड, या एक बैड इंटेंशन के साथ इस कंप्लेंट को फाइल किया गया है। इस स्पेसिफिक केस में ऐसा था कि हस्बैंड वाइफ की शादी काफी टाइम से चल रही थी। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 13 1 साल तक की शादी चली थी। उसके बाद हस्बैंड ने डिवोर्स का केस फाइल किया था वाइफ के अगेंस्ट, उसमें एलिगेशंस लगाई थी। तो हस्बैंड के खिलाफ वाइफ ने एफआईआर फाइल की थी, एलिजिंग क्रुएल्टी, हस्बैंड और उसकी फैमिली के खिलाफ। तो हस्बैंड का ये कहना था कि इट इज अ काउंटर ब्लास्ट, मतलब कि क्योंकि मैंने डिवोर्स का केस फाइल किया, तो वाइफ ने मेरे अगेंस्ट क्रिमिनल केस फाइल कर दिया, मेरे और मेरे फैमिली के अगेंस्ट। तो कोर्ट ने इन सच सर्कमस्टांसेस ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी, और ये केस हाई कोर्ट से डिसमिस हो चुका था। जो वॉशिंग का केस था, जो हस्बैंड ने एफआईआर के वॉशिंग का केस लगाया था, वो हाई कोर्ट में पहले लगाया था, हाई कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया था। तो अपील में जब ये सुप्रीम कोर्ट आया, तो उस अपील में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को क्वॉश किया। तो अक्सर ऐसा भी देखा जाता है कि हाई कोर्ट जब किसी केस को क्वॉशिंग को अलाउ नहीं करती, तो सुप्रीम कोर्ट जब आता है, तो कोर्ट उसको फ्रेश देख करके अपील में उसको एक तरीके से जो भी अपना फैसला होता है उसे सुनाती है। और इन दिस केस हस्बैंड और उसकी फैमिली को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी वुमेन सेंट्रिक लॉज हैं, उनका उद्देश्य ये है कि जो वुमेन है, जिनको टॉर्चर किया जा रहा है, या जो एम्पावर्ड नहीं है, उन्हें एम्पावर किया जाए, उनको एक तरीके से सशक्त किया जाए। उसका इंटेंशन ये नहीं है कि किसी को टॉर्चर किया जाए, या जैसे हस्बैंड और उसकी फैमिली को एक तरीके से क्योंकि दैट वुड बी मिसयूजिंग द एम्पावरमेंट लॉज। एम्पावरमेंट लॉज का उद्देश्य यह है कि वुमेन
men and women are considered to be equal in society. अब अगर मान लीजिए देयर इज अ डिस्पैरिटी, जो मेन है उनका और वुमेन के बीच में डिस्पैरिटी है, तो वुमेन सेंट्रिक लॉज आर, द इंटेंशन इज टू ब्रिंग देम एट पार विद मेन, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल अमाउंट ऑफ जो भी प्रोफेशनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ के जो मौके हैं वो मिले. दैट इज द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और वुमेन सेंट्रिक लॉज आर मेड इन अलाइनमेंट विद दोज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स इनका मिसयूज देखती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट स्टेप इन और उस चीज को वो किसी तरीके से रिवर्स करने की कोशिश करती है. तो कहने का ये मतलब है कि जो भी वुमेन एम्पावरमेंट लॉज हैं या किसी भी तरीके की, अब जैसे अब हमने इस चीज को जो पीएमएलए के लॉ में भी देखा है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसका कोर्ट ने देखा मिसयूज हो रहा है तो उसको डाइल्यूट कर दिया गया. लाइकवाइज ये जो 498A की प्रोविजन है या फिर 420 का, 415 का, 406 की एलिगेशंस लगती हैं, तो कोर्ट ने मैकेनिज्म्स डिवाइस किए हैं ताकि इसका मिसयूज या अब्यूज ना हो. तो जो क्लास को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इन दिस केस वुमेन क्लास जो है उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो इट बिकम्स देयर बाउंडेड ड्यूटी टू सी कि वो इस लॉ को अब्यूज ना करे, ताकि फ्यूचर में कोई भी ऐसी वुमन फोक हो जो कि एक्चुअल में सफर कर रही हैं, कोर्ट उनको एक जेन्युइन केस देख करके प्रोटेक्ट करे. नहीं तो क्या होता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जजमेंट आफ्टर जजमेंट, दोज एम्पावरमेंट लॉज, जो भी टाइप की एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट हो या दूसरे टाइप की कोई भी एम्पावरमेंट लॉज हो, वो डाइल्यूट हो जाती है. दैट वी कम टू एन एंड ऑफ द डिस्कशन. आई टेक योर लीव. गुड बाय एंड टेक केयर.